हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की 34th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है आयनिक यौगिक। टॉपिक को देखकर दिमाग में आता है कि ये क्या है, आयनिक यौगिक क्या है और आयन क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, हमने 9th क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने कहा था परमाणु। क्या कहा था? परमाणु कहा था। परमाणु कहा था। और परमाणु की संरचना पढ़ते हुए हमने उसके बारे में ये जाना था कि उसके पास एक नाभिक है और कक्षाएं हैं। ठीक है, और इन कक्षाओं के अंदर क्या है? इन कक्षाओं के अंदर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो हमने ये जाना था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस परमाणु को चाहिए स्थिर होने के लिए। अगर इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्य कक्ष में, या अधिक हैं, अधिक कैसे होंगे? मान लो इसमें दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरे कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 1। तो क्या होगा? अब इसके पास 2 कक्ष तो पूरे हैं, तीसरे में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो लेने मुश्किल हैं, पर ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाएगा? ये अपने आप को स्थिर कर लेगा। और जो इसको इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी है इसकी, वो क्या है? वो इसको किस में बदल देगी? परमाणु को आयन में बदल देगी। और इसके ऊपर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि ये कौन सा आयन बन गया? घन आयन बन गया। अब इसी तरह से अगर हमारे पास एक ऐसा परमाणु है जिसके पास ये उसका नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, और इसके बाहरी कक्ष में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। पर बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कहीं से लेने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? और ये इलेक्ट्रॉन जब ये अपने पास ले लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, यानी कि ऋण आयन आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये ऋण आयन या नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया ना इसके ऊपर। तो आओ अब वर्कशीट पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें हम क्या समझते हैं। देखो, आयनिक यौगिक आयनों से बने हुए हैं, और ये आयन जैसा हमने अभी पढ़ा वो परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉनों को या तो ग्रहण करेंगे या उनका त्याग करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से इन्हें घन आवेश या ऋण आवेश प्राप्त होगा। अब क्या होगा? धातुओं के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं जो स्थिर होने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, और क्या बनाया? घन आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कि घन आवेश है। ठीक है, और
अधातु क्या करेंगे, अधातु उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और इनके ऊपर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएंगे, ऋण आयन बन जाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं। कैसे, देखो जानते हैं अभी। क्या होगा, धातु के पास अधिक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को देने की कोशिश करेगा। और अधातु को स्थिर होने के लिए क्या चाहिए, अधातु के परमाणु को स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अपने कक्ष में ले लेगा। ठीक है। आओ पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक वे यौगिक हैं जिन्हें आयनिक आबंधों द्वारा एक साथ रखा जा सकता है। तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे या त्याग करेंगे, और अष्टक के पूरा होने के लिए यानी कि बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए क्या होगा, आयनों का निर्माण होगा और जो उनको स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा। अधातुओं के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेंगे और अधातुएं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगी। अधातुएं आमतौर पर आयनिक यौगिक बनाने के लिए धातु और अधातु क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। आओ देखते हैं कैसे आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। देखो, हमारे पास सोडियम एटम और क्लोरीन एटम यानी कि सोडियम का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। अगर हम सोडियम के परमाणु को देखें, अंदर वाले कक्ष में कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। और इसके सेकंड कक्ष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे, 1 2 8 पूरे हैं। पर इसके पास एक तीसरा कक्ष भी है जिसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो क्या होगा, वो ये नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा और जब ये देने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यानी कि घन आवेश आ गया। अब इसके साथ क्लोरीन की हमने अभिक्रिया करवाई है। ठीक है। क्लोरीन एटम को देखते हैं। क्लोरीन एटम के भीतरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। पर उससे बाहरी कक्ष में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो सोडियम त्यागने को तैयार है 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने को तैयार है, ये देने के लिए तैयार है। और क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये सोडियम के साथ आयनिक आबंध बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और सोडियम के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। देखो, इसके भी बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, और इसके भी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सोडियम आयन बन गया जिसके ऊपर क्या है, सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कैटायन बन गया। और क्लोरीन का आयन क्लोराइड आयन बन गया जिसके ऊपर ऋण आवेश है यानी कि एक एनायन है। ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड
मैग्नीशियम के पास देखो, मैग्नीशियम के भीतरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, पर इसके तीसरे कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इसको क्या करना है, इसको त्यागने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। जब हमने इसकी क्लोरीन के परमाणुओं से अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा? क्लोरीन को हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देगा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, 2 घन आवेश आ जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? यहाँ पर मैग्नीशियम आयन 2 पॉजिटिव और क्लोराइड आयन 1 नेगेटिव। मैग्नीशियम क्या था? 2 पॉजिटिव। ये MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये थी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले घन आयन व ऋण आयन क्या होते हैं? घन आयन जैसे हमने पढ़ा जिसके ऊपर घन आवेश है, वह आयन जिसके ऊपर घन आवेश है घन आयन कहलाएगा, और ऋण आयन वह आयन जिसके ऊपर ऋण आवेश है वह ऋण आयन कहलाएगा। और घन आयन और ऋण आयन किस प्रकार बनते हैं? अभी हमने जाना कि जब धातु अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करेगी तो घन आयन बनेगा, और जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेंगी तो ऋण आयन बनेंगे। ठीक है, आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं? तो 2 आयन के बीच में क्या बने? आयनिक आबंध बने। कैसे बने? जब कोई भी तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा तो क्या होगा? धातु और अधातु त्याग करेंगी धातुएं और अधातुएं ग्रहण करेंगी तो क्या बनेंगे? आयनिक आबंध बनेंगे। तीसरा प्रश्न है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर हम यहाँ देख सकते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करके स्थिर होने के लिए क्या करेंगे? परमाणु इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण या उनका त्याग करेंगे। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है? तो हम यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम धातु और ऑक्सीजन क्या होगा? अधातु। और कैल्शियम को क्या चाहिए? कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है? 2 नेगेटिव। क्यों है? ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कैल्शियम के पास बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? एक आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता हुआ देखा और पढ़ा, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी 34th वर्कशीट आयनिक यौगिक, जो कि धातु और अधातु का एक भाग है। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।